हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिएगा, आज अपन को पढ़ना है ओम्स लॉ। उस दिन बोल दिया था आपको लास्ट क्लास में कि आज से बेटा आपको ओम्स लॉ पढ़ना है, ओम का नियम पढ़ना है। वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। ओम ऐसे लिखते हैं, आधा हा और ये फिर हो जाता है माँ, तो हो जाता है ओम का नियम। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या नाम था इनका? जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। ये लिख दिया मैंने नाम। इन्होंने एक लॉ दिया, जैसे कि किसी भी वायर या कंडक्टर में, किसी भी चालक में, कंडक्टर में, चालक को कंडक्टर बोला जाता है, जब उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके सिरों पर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप कहोगे सर क्यों हो जाता है? देखिए, जैसे मैंने एक वायर बनाया, मैं एक छोटा सा वायर बनाता हूँ आपके सामने। देखिएगा, ये मैंने एक वायर बनाया। अब बेटा इस वायर में मैंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की। अच्छा, ये दोनों तरफ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक जैसा है। जितना मोटा यहाँ है उतना ही पूरी लेंथ में उतना ही मोटा चलेगा। वो भले ही आपको लास्ट में इधर दिख रहा हो कि कम है, लेकिन एक सा है। ठीक है, अब मैं इसमें धारा बहाता हूँ। आप कहो सर कितनी धारा फ्लो कर दी? जैसे ये तार का एक पॉइंट है, ये तार का पॉइंट है बी। अब मैं यहाँ से धारा फ्लो करूंगा, जैसे ये इसमें धारा चलेगी कितनी आई। तो बेटा जैसे जैसे जाएगी तो आप समझते हैं कि सर इस सिरे से उस सिरे तक जाने में धारा का कुछ नुकसान हो जाएगा। तो धारा इधर ज्यादा रहती है, इधर ज्यादा रहती है। जब धारा इसके अंदर जाती है तो बेटा इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना देती है। क्या बना देती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कहोगे कितनी? मैं कहूंगा ई। आप कहोगे ई कैसे निकलेगा? क्या कूलाम लॉ से निकलेगा? 1/4πε0। नहीं बेटा, यहाँ कूलाम लॉ का यूज नहीं होगा। यहाँ सीधा सीधा जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया और इधर 4.5 वोल्ट हो गया, तो कितने का अंतर आ गया? 5 में से 4.5 घटाया तो आधे वोल्ट का, यानी कि 0.5 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर लिखिएगा और टोटल इस तार की लंबाई, इस कंडक्टर की, इस चालक की लंबाई कितनी है उससे क्या, जैसे इसकी टोटल लंबाई ओवरऑल यहाँ तक की लेंथ कितनी है? L है। तो L से क्या दे दीजिए? डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसके किसी भी पॉइंट पर क्या निकल जाएगी? E निकल जाएगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। आया समझ में? चलिए देखिएगा, अब इसके बाद बताते हैं कि आप कहोगे सर ये ओम्स लॉ में ये सब पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, ओम ने एक नियम दिया। वो कहते हैं अपने नियम में, अपने लॉ में कहते हैं कि जब किसी कंडक्टर में मैंने करंट फ्लो की, जब किसी चालक में मैंने धारा प्रवाहित की, क्या किया मैंने? किसी चालक में धारा प्रवाहित की, तो वह धारा रहती है, या जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इन चालक के सिरों पर क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V क्रिएट हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, या जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। और यह उत्पन्न हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है यह? आप कहोगे फिर ऐसे तो सर ज्यादा हम धारा बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बेटा, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत विभवांतर का भी मान बढ़ता जाएगा। धारा का मान आप कम करेंगे, विद्युत विभवांतर का मान कम हो जाएगा। धारा का मान आप बढ़ाएंगे तो विद्युत विभवांतर का मान बढ़ जाएगा। यहाँ से आता है कि V प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। सो V इक्वल टू क्या आता है? RI। इसको अपन कभी कभी ऐसा पढ़ लेते हैं V बराबर IR, जहां R क्या है? कांस्टेंट, जिसे इस चालक तार का क्या कहा जाता है? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ओम का नियम याद रखिएगा, V इक्वल टू IR। तो जब भी अपन कभी लिखना होगा अपन को काय के नियम से, जैसे लिखते थे धारिता की परिभाषा से, तो C बराबर क्या लिख देते थे? Q अपॉन V से।
देखते थे कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखा करेंगे, ओम के नियम से, ओम का नियम V बराबर आई आर। तो आपको याद रखिएगा ये आर क्या होता है, कांस्टेंट। ये बहुत सारे कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। जब अपन इसका ओम्स लॉ पूरा करेंगे, ओम का नियम, तब समझ में आएगा ये आर छोटा नहीं है, बहुत सारे कांस्टेंट को मिलाकर एक सिंगल कांस्टेंट आर नाम दिया गया है। आया समझ में? चलिएगा, तो यहां से हम ओम, सबसे पहले ओम नियम बताते हैं, फिर उसको और निगमित करना, उसका एक्सप्रेशन निकालना बताएंगे कि ये V इक्वल टू आई आर आया तो आया कैसे, क्योंकि अपन तो करके देखते हैं तभी बात पर यकीन करते हैं, ऐसे तो यकीन करते ही नहीं है क्योंकि अपन साइंस के बच्चे हैं। चलिएगा देखते हैं ओम चलो क्या क्या बताया मैंने। जब किसी चालक के सिरों पर, जब किसी चालक में क्या की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी चालक में, चालक बोले तो कंडक्टर, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बड़े अच्छे से समझिए, छोटा सा नहीं है एक्चुअल में, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा बन जाता है, इसका प्रूव करना कठिन हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, आप लोग समझदार हैं, कठिन नहीं आपके लिए कुछ भी। जब किसी चालक में क्या प्रवाहित की जाती है बेटा, धारा, तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। ये तो तय रहा, अगर ये चालक है इसमें धारा बहाएंगे तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। एक बड़ा चालक लाएंगे उसमें धारा बहाएंगे, करंट फ्लो करेंगे तो उसके सिरों पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो कहते हैं कि प्रवाहित धारा के क्या होता है, यह विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे धारा बढ़ाते जाओगे उसमें धारा 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 9 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो उस चालक के सिरों पर क्या बढ़ता जाएगा, विभवांतर बढ़ता जाएगा। आपको धारा घटाएंगे तो विभवांतर घट जाएगा, क्योंकि ये जो उत्पन्न, देखो चालक में प्रवाहित क्या लिखा है, धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, कौन, विभवांतर भी। तो यहां लिखेंगे यदि आई धारा बढ़ाने पर विभवांतर भी उत्पन्न हो, तो यहां लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, यदि आई धारा बहाने पर उत्पन्न विभवांतर, यदि आई धारा बहाने पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो, V हो, तो V प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा, I, V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। तो जैसे यहाँ पर V बराबर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, V बराबर, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक नियतांक आ जाएगा R, तो इधर क्या आ जाएगा I, तो R बराबर क्या आ जाएगा, इसकी जगह नियतांक आ जाएगा R। लेकिन यहां लिख देना है यदि ताप नियत हो, कांस्टेंट हो। आप कहोगे ये लिखना जरूरी है, बिल्कुल बेटा 100% जरूरी है। यदि ताप नियत हो, नियत मतलब कांस्टेंट, नियत, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यदि ताप नियत हो या नियत है तो ही इधर कांस्टेंट क्या आएगा, आर आएगा। इसको पोस्टर में बंद कर देना, लिखना यहां आर क्या है, नियतांक है,
है जिसे जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इतना आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, यहां लिख देते हैं कहते हैं। कहते हैं बन जाएगा। जब किसी चालक में कंडक्टर में करंट फ्लो की जाती है तो उसके जो सिरों पर, उसके दोनों पॉइंट पर क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो है उसमें बहने वाली करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे करंट फ्लो बढ़ाएंगे आप तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। बस यहाँ लिख देना यदि ताप नियत हो, क्योंकि ताप बदल देने से बेटा सारे कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती हैं और ये सारे 3 4 5 कांस्टेंट को मिलाकर केवल एक कांस्टेंट आर लिखा गया। अगर आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर देंगे तो वो सभी कांस्टेंट भी बदलने लगेंगे, और कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदले ना, इसलिए वहां पर हमें मजबूरी में लिखना पड़ा कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यदि ताप नियत हो। चलिएगा इसको लिख लीजिए। अब इसको प्रूव करके बताते हैं कि V बराबर आर आई या V बराबर आई आर कहाँ से आया है, ये प्रूव करके बताते हैं हम। ठीक है ना, अपन को पढ़ना है उसका प्रूफ। ओम नियम याद रखना। अगर का एक वर्ड में कहें ओम नियम बोलो तो बोल देना V बराबर आई आर। कोई पूछे V क्या है, कहना पोटेंशियल डिफरेंस जो चालक में I एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उत्पन्न हुआ है, या I करंट फ्लो करने पर उत्पन्न हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस V। और कोई पूछे R क्या है, कहना उस चालक का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है उस चालक का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है। क्या बेटा समझ में आया? सीधा सा याद रखो, किसी चालक में किसी को अपन समझा रहे हो तो क्या बोलेंगे, जैसे इस चालक में क्या प्रवाहित किया आपने, धारा, तो इसके सिरों पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और ये विद्युत विभवांतर इसमें बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इतना जितना भी कहना, जैसे जैसे आप धारा बढ़ाओगे तो ये विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते, आई प्रोपोर्शनल भी लिखते हैं। नहीं बेटा, आपको भी प्रोपोर्शनल आई लिखना है, तो यहाँ पर आई के साथ क्या आ जाएगा, आर बनेगा, V बराबर आई आर, ये आ रहा है। साफ करते हैं इसको, देखिएगा इसका प्रूफ दिखाते हैं। बेटा प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, खैर पढ़ने में आपको मजा आएगा, बहुत शानदार समझाएंगे आपको, कोशिश पूरी करेंगे हम। थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है कि आज के लेक्चर में यही हो, अगले 2 लेक्चर में इसका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इसका बी पार्ट केवल बचता है, विभव मापी पोटेंशियल मीटर, तो वो आपको हम अलग से वो 2 क्लासों में, बहुत कुल मिला के 3 या 4 क्लासें और होंगी इसकी। ये चैप्टर फिनिश, अगला चैप्टर 4 चालू हो जाएगा 3-4 क्लासों के बाद। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है ओम लॉ। देखिएगा अब इसका पढ़ते हैं अपन डेरिवेशन। क्वेश्चन आएगा, ओम का नियम लिखिए, तो मैंने लिखवा दिया, तथा उसे सत्यापित कीजिए या उसका एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। बनेगा, ओम के नियम लिखिए तथा सत्यापित कीजिए, बनेगा या निगमित कीजिए। चलिएगा यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम का निगमन। क्या लिखोगे, ओम के नियम की उत्पत्ति, ओम के नियम का निगमन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। अब मैं ओम ऐसे लिख देता हूं, एक्चुअल में क्या होगा बेटा, ऐसा माँ होता है। देखिएगा क्या हुआ, ओम को जब लिखा गया तो ऐसे लिखा गया, आ में ओ की और आधा हा, और फिर लिखना था पूरा माँ। सो ये कहने लगे ये पूरा माँ ही है, तो इधर से ये हा के इधर से ऐसे लाइन निकाली और उसमें ऐसे जोड़ दिया, तो कहने लगे ये हा है। सो ओम ऐसे लिखने लगे, बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओम, ओम के नियम का सत्यापन। सबसे पहले माना एक वायर बना देते हैं पहले, उसके बाद हम लिखते हैं। वायर थोड़ा अच्छा बनाइएगा, ऐसा ही जितना मोटा ये पेन है बिल्कुल उसी तरह एक वायर बना देंगे।
जगह बचानी होती है बोर्ड पर। चलिए, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो भी यहाँ दिख रहा है, जितना गोला मोटा दिखेगा तार उतना मोटा पूरी लेंथ में हो जाएगा। तो अपन मानेंगे, माना एल लंबाई, कितनी लंबाई का बेटा, तो लंबाई बहुत अच्छे से लिखते हैं, ऐसे सिखाया है आपको पहले से मैंने। माना एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक तार है। एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला एक तार है, जिसकी प्रति एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ऐसे बना देंगे एक डायग्राम, और ऐसे आपने बनाया था। ये जगह छोड़कर जाते तो क्या छोड़कर जाते हैं, प्लस। पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा जब अपने अधिकतम वेग पे पहुंचेगा और इससे टकराएगा, और इससे टकराकर अपनी पूरी एनर्जी खो देगा और वापस फिर मूव करने लगेगा। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सो मैंने ऐसे डायग्राम में ये बना दिया। क्या लिखेंगे अपन, माना एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक ही बार में कहना सीखना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया। माना एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक तार है, जिसके प्रति एकांक आयतन में, 1 मीटर की लंबाई में, तो प्रति एकांक 1 वर्ग मीटर की लंबाई में, तो इसके प्रति एकांक 1 घन मीटर की लंबाई में या 1 घन मीटर में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, n है। कितनी है, स्मॉल n है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, n है। अतः इसमें 1 सेकंड में प्रवाहित कुल धारा, अतः इसमें 1 सेकंड में प्रवाहित कुल धारा लिख लोगे। अतः और एवं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, vd है। तो ऐसा कहीं भी लिख देना, v नीचे d, v भी छोटा बनाना है, d बिल्कुल छोटा सा नीचे, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। देखना मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका माना बहुत बड़ा सरल है कि लिखना क्या है चित्र को देखकर। माना l लंबाई और a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक तार है, जिसके प्रति एकांक आयतन में, आयतन होता बेटा घन मीटर में, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो आएगा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, n है। तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, इलेक्ट्रॉन भाग रहे ना यहाँ तेजी से, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, vd है। अतः 1 सेकंड में प्रवाहित कुल धारा, अतः इस तार से 1 सेकंड में प्रवाहित कुल धारा I इक्वल टू, क्या लिखोगे, अतः चालक तार से 1 सेकंड में प्रवाहित कुल धारा, मैं भाषा नहीं लिख रहा हूं, आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा मैं, तो क्या लिखोगे, अतः इसके 1 सेकंड में प्रवाहित कुल धारा। तो आप कहोगे सर ये तो एक व्यंजक में मैंने पढ़ी थी, एक डेरिवेशन किया था, कुल धारा कैसे निकली थी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 सेकंड में गुजरने, पास होने वाले, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही ना बेटा, और इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। आप कहोगे सर जैसे आपने बताया था कि जैसे 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहाँ से 100 निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, जैसे 2 है, तो 100 दूनी 200, तो धारा 200 एम्पियर निकल जाएगी। कहने का मतलब ये हमने आपको बताया था कि ये कैसे होता है। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
ये कैसे निकली थी बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या काय काय पर निर्भर कर रही थी? खुद के वेग पर, इसके निकलने वाले, ये पास होने वाले ये डोर से, तो इस पर भी, डोर पर भी निर्भर कर रही थी कि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। मोटा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये पतला होगा तो कम कम निकलेंगे, तो ये भी निर्भर कर रहा था। और इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो भी अगर घने घने बैठे होंगे तो ज्यादा तेजी से निकल जाएंगे। आया समझ में? तो तीनों, तो कितना आया था? n, फिर आया था Vd, और फिर आया था A, और इनटू में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था? E। वो माइनस में होता है, वो नहीं, वो अंडरस्टूड है, केवल उसका परिमाण लिखना है। तो क्या आ जाएगा? NeVdA। तो I इक्वल टू फाइनल आपका आ जाएगा NeVd और आ जाएगा A। बनेगा बेटा? चलिए इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बनेगी इसमें। तो सबसे पहले फिर से देखिएगा, माना L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक तार है, जिसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? Vd है। अतः 1 सेकंड में इसके अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले, इधर से ऐसे आएंगे तो गुजरने वाले, जैसे ये पाइप है तो इस पाइप में से जैसे अगर पानी आ रहा होगा तो वो नीचे गिरेगा, तो यहाँ से बोलेंगे 1 सेकंड में गुजरने वाले, अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले, पास होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, या ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? इसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित धारा। 1 सेकंड में प्रवाहित धारा क्या आ जाएगी? 1 सेकंड में कुल इलेक्ट्रॉन कितने गुजरे, तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से धारा मिल जाएगी, करंट मिल जाएगा कि कितना 1 सेकंड में गुजरा। बनेगा? चलिए अब बेटा जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो होगा, अब ये बताओ, करंट ऐसे फ्लो होगा तब तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो आप कहोगे सर जब करंट इसमें फ्लो हुआ है, जब करंट फ्लो हुआ है आई, तो पक्का इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट हो जाएगी। जैसे बेटा देखो, अगर मैं इसमें धारा ऐसे प्रवाहित करूं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, ये धारा जा रही आई किधर जा रही दिख रही है ना आपको? जैसे ये तार है और इस तार में इलेक्ट्रॉन है, सबके सब देखो ये आने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो धारा है आई, वो किधर जा रही है? इधर। इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट आने लगे। लेकिन बेटा इतने सारे पॉइंटों पर इस तार के ये अंदर जो पॉइंट बना रहे हम, इधर सब में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये धारा जा रही है जब किसी वायर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देती है। तो आप कहोगे फिर तो सर हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बिल्कुल, तो वही कह रहे हैं कि जबकि तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ऐसे लिखेंगे, धारा प्रवाह के कारण तार के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगी बेटा? क्या बताया था? कुल पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ है? V, और कुल लंबाई कितनी है तार की? L। आप कहोगे ये वाला भी बेटा, ये वाला भी छोटा वाला था, और ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला कैसा लिखना है? बड़ा। इसमें लिखते समय बड़े अच्छे से सावधानी से लिखना कि ये बड़ा ही दिखे, और जो ये Vd वाला है वो कैसा दिखे? स्मॉल। बनेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या ये समझ में आया? क्या लिखोगे? जब तार में ये धारा निकाली ना, तो जब तार में धारा I प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के कारण तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के किसी भी बिंदु पर, आप कहो इधर, बिल्कुल E निकलेगी, इधर भी E, इधर भी E, क्योंकि ये धातु का है और धातु का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान होती है। बनेगा? तो यह आ जाएगा V/L। बनेगा? अब देखिएगा, यहां से एक चीज और निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? पहले अच्छे से समझिएगा। अब आप कहोगे सर धारा प्रवाह हो गई, अब देखो ये क्या है? यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बिल्कुल बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इस तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो सर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और चार्ज जब किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आता है तो उस पर बल लगता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखेंगे इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखना एक पॉइंट से जुड़े, धारा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल। तो अपन लिखेंगे इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू कितना लगेगा बल? आप कहोगे हमने तो सर ये पढ़ा है, F इक्वल टू QE।
बिल्कुल बेटा, F इक्वल टू क्यू ही होता है क्योंकि आपने ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू नहीं है, कितना है, स्मॉल ई है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैपिटल ई। क्या ये समझ में आया? F इक्वल टू क्या पढ़ा था, क्यू ई। एक अपन ने ऐसा टॉर्क वो रखा था विद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पर बल कितना लग रहा था, F बराबर क्यू ई, और इधर लग रहा था F बराबर क्यू ई, पढ़ा था ना। तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता था, क्यू ई, लेकिन यहाँ पर आवेश क्यू ना होकर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसलिए क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है, बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ई, इसका नाम। अच्छा, क्यू इंटू ई, आप कहोगे सर इधर तो हमें ई की वैल्यू पता है, तो रख दो बेटा, बताओ कितनी आ जाएगी, एफ बराबर क्यू, और ई की वैल्यू कितनी है, भी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। क्या ये समझ में आया? तो इसका नाम आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से समझना, पहले हम माना लिख देंगे, माना एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट वाला कोई तार है जिसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है, और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, वी है। अब पैराग्राफ चेंज करके, अतः 1 सेकंड में इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो आएगा एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन वी डी ए, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो गुणा में ई। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा क्या में कर दिया आवेश में, तो क्या मिल गई अपन को, धारा। अब धारा चूंकि वही है तो इसकी हर एक पॉइंट पर क्या बना देगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे धारा प्रवाह के कारण तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ भाषा लिख देंगे, तो कितनी आएगी, V अपॉन एल, तो ई बराबर आ गया। उसके बाद देखिएगा ये कैसे निकला कि कुल विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ दोनों सिरों के बीच में, तो आया V, और कितनी लंबाई है टोटल, सो एल बनेगा। फिर आएगा कि चूंकि ये धारा प्रवाह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उन पर लगने वाला बल F बराबर क्या आ जाएगा बेटा, क्यू ई। तो यहाँ से अपन को ई का मान रख देना, तो F मिल जाएगा, बनेगा। अब आप कहोगे सर जब किसी चीज में बल लगता है तो विस्थापन भी होगा, और विस्थापन तब होगा जब उसमें क्या उत्पन्न होगा बेटा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो अपन लिखेंगे इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, सॉरी इस बल के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं इनमें उत्पन्न त्वरण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण या मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो क्या लिखोगे, इस बल के कारण। देखो इसके कारण जे और इसके कारण बल, और बल के कारण अब क्या आएगा, त्वरण। तो कहेंगे इस बल के कारण, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बाकी मैं इसकी PDF सेंड करूंगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऊपर का साफ करता हूँ, चित्र बने रहने देंगे। देखिएगा क्या लिखोगे, इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण F बराबर ma से, फॉर्मूला होता है ना बेटा बल का, F बराबर ma मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma से ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर मैं इधर लिखता हूँ, बनेगा। क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, इस बल के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण, जब तक त्वरण नहीं आएगा वो गति नहीं करेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण F बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ma, परिभाषा है F बराबर ma से, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन से, बोलिएगा ए बराबर, ये आप कहोगे m अपॉन में चला जाएगा, तो बेटा बिल्कुल F अपॉन में क्या आ जाएगा, m। अब आप कहोगे सर ये m तो हमें पता ही नहीं क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यहाँ m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो आप कहोगे ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या है, m इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बनेगा बेटा। चलिए इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर, अभी नहीं इक्वेशन नंबर, तो बोलिए वेक्टर ए बराबर F की वैल्यू है क्या, बिल्कुल, कितनी है बेटा F की वैल्यू, बोलिएगा Q कैपिटल V अपॉन L, और M पहले से है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा, 4th। क्या ये समझ में आया? चलिए अब मैं इसको साफ करता हूँ, नीचे का इक्वेशन नंबर 1 भी साफ करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 भी साफ करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 भी साफ करता हूँ, ठीक। इक्वेशन नंबर 4 तो बची है, वो देखिएगा। आप कहोगे सर पहले निकाली हमने धारा, बिल्कुल बेटा धारा के कारण क्या उत्पन्न हुई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता निकाल दी, तीव्रता के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा, बल, फिर बल निकाल दिया, बल के कारण इलेक्ट्रॉन को गति करना है, सो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण, सो त्वरण निकाल दिया, बनेगा बेटा। वो मान रखते गए सबका, फाइनल ए इक्वल टू एक्सेलरेशन या त्वरण इतना आ गया।
अब मन में आता है कि सर त्वरण इतना आ गया, अब आगे त्वरण के कारण क्या होगा? बेटा अब त्वरण के कारण कुछ नहीं होगा। अब अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लगातार क्या होते रहते हैं? टकराते रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं और अपने अधिकतम वेग पर पहुंचते हैं और फिर अधिकतम वेग के बाद वापस फिर और टकराते हैं। देखना आप कहोगे कैसे? बेटा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, अपनी जगह छोड़कर आगे गया, पहले उसका वेग कितना था? 0। 0 से बढ़ते बढ़ते स्मॉल भी हुआ। कितना हुआ? स्मॉल भी। और 0 से बढ़ते बढ़ते स्मॉल भी हुआ और डायरेक्ट दूसरे धनायन से टकरा गया, फिर उसका वेग कितना हो गया? 0। ऐसे इमेजिन करो जैसे एक भीड़ है और भीड़ में आपको दौड़ने को कहा जाए, आप पहले रुके हो और एकदम से दौड़ोगे। रुके हो यानी स्टार्ट में वेग कितना है आपका? 0। और जैसे जैसे आप तेजी से अपनी अधिकतम स्पीड पर पहुंचते हो और आगे वाले व्यक्ति से टकरा जाते हैं, आपका वेग कितना हो जाता है? 0। फिर आप वापस से रुकते हो, फिर आगे की तरफ फिर दौड़ते हो, फिर अपना तेज वेग लेते हो। तो यहाँ पर आता है कि पहली बार कितने पर टकराए? तो मान के चलो पहली बार जो टक्कर हुई है वो 5 सेकंड पर हुई और अगली बार जो टक्कर हुई वो 7 सेकंड पर हुई। तो आप कहेंगे दो टक्करों के बीच का कितना समय लगा? 2 सेकंड का समय लगा। ध्यान देना बेटा, पहली बार आप कब टकराए? 5 से 5वें सेकंड पर, घड़ी में देखा। जब यहाँ से भागने के बाद आप 5 सेकंड भागे और फिर टकरा गए। तो यहाँ पर हुआ कि 0 से 5 पर टकराए, तो पहली टक्कर 5 पर हुई, दूसरी टक्कर 7 सेकंड पर हुई। तो दो टक्करों के बीच लगे इस समय को अपन रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। इसको टॉर्क से दर्शाते हैं। कैसे? टॉर्क से। तो अपन यहाँ पर भाषा लिखनी पड़ेगी कि इस तार के अंदर, अच्छे से समझना, इस तार के अंदर, इस चालक के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन लगातार ही धनायनों से टकराते रहते हैं। पहले जाएगा धनायन से टकराएगा, फिर अधिकतम वेग लेगा, फिर धनायन से टकराएगा, फिर अधिकतम वेग, फिर धनायन से टकराएगा। तो लगातार ही धनायन से टकराते रहते हैं। और क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे इस समय को श्रांति काल क्या कहते हैं बेटा? क्रमागत इन टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल, इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। इसे टॉर्क से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं बेटा? टॉर्क। रिलैक्सेशन पीरियड को कैसे दर्शाते हैं? टॉर्क से। तो इधर आप बना दीजिएगा, ये टी जैसा सिंबल होता है तो इसको बोल दीजिएगा टाउ या टॉर्क से दर्शाते हैं। बनेगा क्रमागत टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल। क्या लिखोगे यहाँ पर? लिखोगे चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे बेटा? ये इलेक्ट्रॉन जिनका त्वरण इतना उत्पन्न हुआ ना इलेक्ट्रॉन में, तो क्या लिखोगे? ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर लगातार कैसे टकराते रहते हैं? धनायन से। और क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे इस समय को क्या कहते हैं? श्रांति काल या रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। और इसे कैसे दर्शाते हैं? टॉर्क से दर्शाते हैं। और अपन लिखेंगे अतः एक श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्राप्त वेग। देखो विद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हुआ था तार के अंदर और ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे? उसके विपरीत दिशा में। तो अपन लिखेंगे इस श्रांति काल यानी कि तार के अंदर जब ये टकरा रहे हैं, अतः एक श्रांति काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा, एक श्रांति काल तो समझ गया, पहली बार टकराया और उसके बाद दूसरी बार, तो दो टक्करों के बीच के समय को, जैसे 5वें सेकंड पे टकराया और 7वें पे श्रांति काल कितना हो गया? 2 सेकंड। तो यहाँ पर बोला एक श्रांति काल में, एक श्रांति काल, ये वाला जो बीच का समय कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा? श्रांति काल। तो एक श्रांति काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना इधर से ऐसे, तो एक श्रांति काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्राप्त वेग। तो वेग का समीकरण लगा देंगे क्या बेटा? v बराबर u प्लस ए टी से। कौन से समीकरण से? गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से बनेगा। ये समीकरण आपने पढ़ा होगा। v बराबर, जैसे s बराबर पढ़ा होगा u t प्लस ए टी स्क्वायर, ऐसे करके पढ़ा है ना? हाँ, तो चलिए ये ऐसे ही है। v बराबर, ये फर्स्ट समीकरण है गति का, v बराबर u प्लस ए टी से। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा वेग है बेटा? अंतिम। u क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग कहलाता है ना, स्टार्टिंग वेलोसिटी, ये एंड वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है टाइम। इसमें वैल्यू अकेली पुट करनी है, यहाँ भाषा पूरी आएगी कि क्रमागत दो टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल या रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। और भैया एक रिलैक्सेशन पीरियड में इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, जहां धारा बहेगी उसी साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अपोजिट दिशा में, यानी कि एक रिलैक्सेशन पीरियड, एक श्रांति काल में इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्राप्त वेग। तो वेग को कैसे दर्शा दोगे? स्मॉल v से। आप कहोगे vd, नहीं बेटा, स्मॉल v से बनेगा। तो यहाँ पर v अंतिम वेग कितना हो जाता है उसका? तो अपन लिखेंगे कि अंतिम वेग तो v ही है। और प्रारंभिक वेग शुरू में इलेक्ट्रॉन 0 पर था
क्योंकि जब धारा नहीं बही थी सभी इलेक्ट्रॉन उधर थे और वो गति करना चाह रहे थे, लेकिन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में नहीं। उनकी औसत गति या टोटल वेग जब निकाला गया औसत, तो वो कितना निकलता था, 0 निकलता था जब वो इधर उधर गति करते थे। तो प्रारंभिक वेग कितना माना उनका, 0 माना गया। अच्छा, त्वरण कितना माना गया उनका, वेक्टर ए ही माना गया, ये लिखा हुआ है। और टी कितना समय लगता है एक क्रांति काल में, तो वो लिखा कि भैया टाउ लगता है, तो यहाँ पर हमने टॉर्क बना दिया, बनेगा। तो ये टॉर्क का बराबर समय लगा, चलेगा। तो v बराबर क्या आ जाएगा बेटा अपना, v बराबर 0 में ए टी जोड़ोगे तो इतना ही, ए का मान आपके पास है। देखो समीकरण 4 में कितना है, q, और कैपिटल v अपॉन में आएगा m और l, चाहे l और m लिख दो कैसे भी, और टाउ की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क ही लिखा रहेगा। आया समझ में। चलिए, ये जो वैल्यू है ये काय की रख दी हमने, ये जो रेड कलर के अंदर है ये है बेटा आपकी वेक्टर ए की, काय की है, वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर कितना है, क्यू भी अपॉन एल एम, ये लिख दिया। तो वहां से हमने ये वैल्यू रख दी। आया समझ में। चलिए, यहाँ से आप ये बताइए हमें कि क्यू भी, आप कहोगे क्यू नहीं है सर, ये बेटा क्यू नहीं है। यहाँ देखो एफ कितना निकला था अपना, ई था, क्या था, ई था ना, क्यू नहीं था, बेग, बेग कितना था, ई था। तो यहाँ पर आ जाएगा ई भी अपॉन एल एम। क्या ये समझ में आया, ई भी अपॉन एल एम बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यू नहीं होता, कितना होता है, ई, सो हमने ई लिख दिया। क्या यहाँ दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ई। चलो, शानदार। यहाँ इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 5। अब बेटा अंतिम पड़ाव पर ही पहुंच रहे हैं, जहां पर अनुगमन वेग या औसत वेग निकालने की बात आएगी। अब देखना यहाँ फिर भाषा आएगी। भाषा क्या आएगी कि प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाता है। मैंने पहले ही बताया, मैं दौड़ते जाऊंगा, किसी से टकरा गया, लो जितना अधिकतम चाल पे पहुंचा ही था कि टकरा गया, तो वेग कितना हो गया, 0। तो प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाता है और पुनः बढ़ते बढ़ते अधिकतम अर्थात भी हो जाता है, और यह क्रिया बार बार चलती रहती है। फिर जाऊंगा, फिर टकराऊंगा, फिर जाऊंगा, अधिकतम वेग प्राप्त करूंगा, फिर टकरा जाऊंगा, फिर दौड़ के तेजी से अधिकतम वेग पर पहुंचूंगा, फिर टकरा जाऊंगा, फिर वेग 0 हो जाएगा। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। अतः इलेक्ट्रॉनों का पूरे गति के दौरान इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग या औसत वेग का नाम दिया गया था। एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आया समझ में। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग 0 हो जाता है और पुनः बढ़ते बढ़ते भी हो जाता है, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। अर्थात संपूर्ण गति के दौरान इलेक्ट्रॉन का औसत या अनुगमन वेग Vd बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे में क्या आएगा, 2। जैसे अपन को एवरेज कैसे निकालते हैं, पहला जैसे मेरे पास 10 रुपए, किसी के पास 20 रुपए, तो आएगा कि भाई 10 + 20 बटे 2, तो 15 हो गया, आधे आधे, तो औसत वेग निकल जाएगा। तो प्रारंभिक वेग कितना था, 0, अंतिम वेग कितना था, v, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 2 बनेगा। अब v का मान समीकरण नंबर किससे रख लोगे, 5 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से फ्रॉम इक्वेशन 5। बोलिएगा Vd इक्वल टू, अच्छा Vd छोटा ही लिखिएगा, Vd बराबर, क्योंकि इसमें कैपिटल V भी चलेगा, स्मॉल भी है, ये वेग वाला भी है, बनेगा। बोलिएगा कितना आएगा, इस V को थोड़ा सा हम टर्न करेंगे हर बार, जबकि उस V को नहीं करेंगे, ये वाला V थोड़ा सा टर्न करते जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये V है। न्यू मत समझिएगा उसे, क्योंकि ऐसा सिंबल न्यू का भी होता है, न्यू, ये न्यू कहलाता है, लेकिन आप उसे V ही समझिए, स्मॉल V, वेग वाला, बनेगा। चलिए बोलिए V की वैल्यू कितनी है बेटा, E कैपिटल V टॉर्क, यही है ना बेटा, टॉर्क अपॉन, देखो 2 तो पहले से है, और M और L या L और M, क्या ये समझ में आया। चलिए Vd की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 5 के बाद आएगी 6। समीकरण 6 से Vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण 6 से Vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। देखो सबसे पहले बेटा आपने क्या निकाली, धारा, धारा के बाद आपने निकाली धारा प्रवाहित हुई, सो क्या उत्पन्न हुई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा, बल, तो तीसरा समीकरण बल का आया था। चौथे के बाद जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण, तो त्वरण के कारण वो गति कर पाएगा, सो त्वरण आ जाएगा।
अब जब ये चारों समीकरण निकल गए थे, फिर आपने भाषा लिखी कि भैया क्रमागत दो टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं, और एक श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन क्या करते, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्राप्त वेग। तो यहाँ से वेग निकल गया था गति के समीकरण से, v बराबर u प्लस at से v अंतिम वेग था, और ये प्रारंभिक वेग कितना था उसका 0, और एक्सेलरेशन की जगह a ही लिखा है, और समय कितना लगा था श्रांति काल के बराबर, एक श्रांति काल, इसलिए टाउ दे दिया ना। तो v बराबर ये इतना निकल गया, अपना सारे मान रख के अपना इतना आ गया। फिर आपने फिर यहाँ भाषा लिखी कि भैया हर एक टक्कर के बाद तो उसका वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्रमागत दो टक्करों के जब वेग 0 हो जाता है तो पूरी प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ने कितना औसत वेग प्राप्त किया, तो प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे में क्या आ जाएगा 2। प्रारंभिक वेग कितना है 0, अंतिम वेग कितना है ई भी टाउ, और अपन में LM, और ये अपन में 2 आ गया। सो ये अपना अनुगमन वेग निश्चित औसत वेग निकल गया, बनेगा। चलिए अब इसका मान समीकरण नंबर क्या में रखने पर बेटा 1 में। बोलिएगा समीकरण 1 क्या है, हम लिख देंगे समीकरण 1 में VD का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में VD का मान रखने पर बताइए बेटा क्या आ जाएगा VD। तो समीकरण 1 क्या था, I बराबर N E VD A, यही था ना बेटा। अच्छा इसमें काय का मान रखना है, एन ई तो छोड़ दो, VD का मान रखना है, और फिर ए जो कहते हैं लिख देंगे। तो VD का मान कितना है बोलिएगा, E कैपिटल V टॉर्क अपॉन में कितना है 2ml या 2lm, यही है ना बेटा। और इनटू में क्या आ जाएगा A, इसे तो बोलना भी नहीं है, केवल काय का मान रखा हमने, VD का रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में, बनेगा। चलिए इसको साफ करते हैं नीचे। बोलिए बेटा I इक्वल टू एन, बिल्कुल E का E में मल्टीप्लाई होगा, सो E का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा V, और ये हो जाएगा टॉर्क, और ये हो जाएगा A, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2ml, बनेगा। अब उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छे से बेटा, ये भी अपॉन में लाते हैं, ठीक, कैपिटल भी विभांतर वाला। तो I अपॉन V इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, देखो N बचेगा, E स्क्वायर बचेगा, टॉर्क बचेगा, A बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा, M बचेगा, और L बचेगा। क्या ये समझ में आया सबको, आया समझ में इतना। देखिएगा इसको मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ, यहाँ से आपको एक वैल्यू भी बताता हूँ, बड़ी आसान सी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, या इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान। तो बेटा 9.1 × 10 के ऊपर ऋण 31 की घात किलोग्राम होता है। कितना होता है ये M, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये बताओ, मैं कहूँ 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये 6 और एक 7 चीजें पूरी की पूरी कांस्टेंट हैं, और मैं चुपके से यहाँ पर आसानी से I बटे भी बराबर जैसे ही R लिखा, और आपने फिर इसकी तरफ देखा कि सर इतनी सारी चीज को R लिख दिया। बेटा ये R क्या है, एक नियतांक है, यही बोला था ना नियम में, ये सारी चीजें नियतांक है। जब नियतांक में नियतांक जोड़े जाता है, नियतांक घटाया जाता है, नियतांक का भाग दिया जाता है, कुछ भी किया जाता है नियतांक से, तो वो नियतांक ही बनता है। तो ये सारी चीजें, इस नियतांक का इसमें गुणा हुआ, इस नियतांक का इसमें गुणा हुआ, इसमें गुणा हुआ, फिर इन सबसे नियतांक से भाग दिया गया, तो फाइनल जो बना वो नियतांक यानी कांस्टेंट ही बनेगा। तो यहां से देखिएगा, अच्छा ये भी था, ये कहाँ आ गया था अपॉन में, ऐसे ही हुआ था ना बेटा। एक मिनट रुकिए, चलिए यहाँ देखिएगा, एक मिनट इसको देखिए पहले अच्छे से। यहाँ बेटा
हमने आई अपॉन भी निकाल दिया, जबकि मैं भी अपॉन आई निकालना चाह रहा था। तो आप कहोगे कोई भी दिक्कत नहीं, आई अपॉन भी बराबर जब इतना है बेटा तो भी अपॉन आई कितना हो जाएगा, बोलिएगा भी अपॉन आई बराबर कि ये बेटा जब इसको आपने पलटा, ये कैपिटल भी लिखा है तो ये भी पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा। क्या आ जाएगा 2ml अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क और ए। फिर इतनी चीज को कहा गया बेटा कांस्टेंट, भी अपॉन आई इक्वल टू आर। यानी आर कैसे निकला, ये प्रतिरोध का नाम दिया गया कि प्रतिरोध देखो उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो आप कहोगे सर आपने यहाँ पर लिखा है आर, कितने को लिख दिया है आपने, लिखा है 2ml अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क और ए। क्या इनको लिखा है, बिल्कुल बेटा इनको ही लिखा गया है, क्या आर। देखना चूंकि आर बराबर कितना है, चूंकि आर बराबर इतना है इसलिए मैंने ये लिख दिया। और अच्छे से लिखता हूं नीचे, चूंकि आर बराबर, बहुत अच्छे से देखना, पूरा फोकस यहां करो बेटा, एक बहुत शानदार चीज यहां से समझ में आएगी। देखो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, कारक यहीं से निकला ना, वो फैक्टर जो कहते थे कि भाई कौन कौन से फैक्टर इसे इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो यही से वो लिखे थे। देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो बढ़ने से रहा, मास तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, वजन फिक्स है इलेक्ट्रॉन का। आप कहोगे कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, इतना -31 लिखा है, नहीं तो 31 लिख दो तो पता चला एक ग्रह का वजन हो गया। बहुत छोटी चीज का वजन है -31 किलोग्राम। तो 9.1 9.1 गुणा 10 के ऊपर 31 की घात किलोग्राम, याद रखना हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन का वजन है, बनेगा एक इलेक्ट्रॉन में इतना वजन होता है। चलिएगा तो ये तो फिक्स रहा, दो भी फिक्स होता है, दो कभी बढ़ता नहीं। क्या बढ़ सकती है, लंबाई। तो हमने लिखा किसी तार की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई घटने पर प्रतिरोध घट जाता है। अब नीचे जो चीजें लिखी उनका उल्टा इफेक्ट है। ये क्या है, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई। मोटाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध घटेगा और मोटाई घटेगी तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, उल्टा इफेक्ट। देखो ताप, ये सॉरी समय टाउ, तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क यदि क्या होता है, शांतिकाल का समय यानी टक्कर का समय बढ़ता है, टक्कर का समय बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, बिल्कुल। जल्दी जल्दी नहीं टकराएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल। और ई स्क्वायर तो इलेक्ट्रॉन का ये आवेश तो निश्चित है और पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित है। तो ये सारी चीज को क्या नाम दिया गया, कांस्टेंट। लेकिन कब, यदि ताप नियत हो तो सभी चीजें एक सी रहेंगी, अन्यथा उसकी सारी चीजें बदल जाती हैं। यदि ताप नियत हो, ताप बदलेगा तो उसका वजन भी बदल जाएगा। यदि ताप नियत हो, ऐसा लिख देना, बनेगा। तो यहाँ से भी बराबर फाइनल क्या आ गया, आई का आर में गुणा होगा, सो भी बराबर आई आर या आर आई। यही ओम का नियम है, हैंस प्रूव्ड, बनेगा बेटा। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये बेटा ओम्स लॉ था जो मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिया है, अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब यहां से आता है बेटा दो प्रकार के कंडक्टर, एक ओमीय चालक और एक अनोमीय चालक। कौन कौन से, ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर, और यहां से आता है अनओमिक कंडक्टर। इसको साफ कर दें, इसको साफ करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। बेटा शानदार तरीके से इस ओम के नियम को कर लीजिएगा, ये बहुत शानदार है। सारी चीज जो बचती है भी को छोड़कर, ये ध्यान रखना भी ऊपर होना चाहिए नीचे आई, तो यहाँ पर भी अपॉन आई बराबर ये सारी चीज जब एम और एल ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिए एल ही आर के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन ये सारी चीजें कब आर लिख सकते हैं सारी चीज को, यदि टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट, तो इन सारी चीजों को के बराबर लिख देना आर के, तो भी बराबर क्या आ जाएगा आई आर, हैंस प्रूव्ड। ऐसा लिख दीजिएगा, ये बड़ा सरल सा है। आप ओम का नियम कर लीजिएगा, ओम का नियम आप लोगों से सबसे बन जाएगा। आज का काम आज ही करते जाइए, तो आपको बहुत सारा वर्क नहीं रहेगा, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो बेटा डेली का वर्क अगर छोड़ते जाएंगे तो बस ऐसे ही करके फिर लास्ट में कहोगे सर अब हम नोट्स कैसे बनाएं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता उसमें। आप डेली का काम डेली ही करते जाइएगा, डेली का काम डेली करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, या तो पढ़ रहे हैं।
किसके लिए बोल रहा है, और आपके लिए ही तो बोल रहे हैं, हमें क्या लेना देना। चलिए अब यहाँ से क्या क्या पढ़ना अपन को बेटा, ओमिक कंडक्टर, ओमीय चालक और अनोमीय चालक। ओमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और अनोमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन यानी भी और भी बराबर आई आर का पालन नहीं करते हैं। यानी कि जिनमें अगर धारा बहाओगे तो वो विभवांतर के प्रोपोर्शनल, या विभवांतर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और एक में नहीं होता है, बनेगा। तो यहाँ से अपन वो ओमीय चालक और अनोमीय चालक की कहानी पढ़ रहे हैं। तो ओमिक और नॉन ओमिक या अनोमिक, तो नॉन ओमिक बोलेंगे, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर। देखिएगा केवल क्या लिखना है, बहुत सरल सा है दोनों क्वेश्चन आएगा ओमीय और अनोमीय चालकों को समझाइए। 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी। ओमीय आप कहोगे ये बेटा आधा हा और माँ लिखा है, अब बड़ी की मात्रा लगानी है तो वो ऊपर ही लगानी पड़ेगी। आप कहोगे ये 3 हो गए, तीन दोनों हुई बेटा, ये ऐसे ही लिखा जाता है जैसे ब्रह्मा लिखते। तो ब्रह्मा कैसे लिखते हैं, आधा हा माँ में आ की मतमा ब्रह्मा। अब देखना इसको व्याकरण आचार्य रहे उनने क्या किया, ये आधा हा लिखा ऐसे और ये माँ मिलाया सो ऐसे बन गया, फिर आ की मात्रा लगी है सो उसको लिख दिया, बनेगा सो ब्रह्मा ऐसे हो गया। तो ऐसे लिखा जाता है ओमीय एवं अनओमीय, ओमीय एवं अनओमीय चालक। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या लिखना है अच्छे से समझिएगा। इसमें से बेटा एक 100% एक विकल्प जरूर आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, पूछते हैं कौन सा अनोमीय चालक है और कौन सा ओमीय चालक नहीं है। तो आसानी से बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता देते हैं। ओमीय चालक वे चालक होते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लिखिएगा, ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर लिखना हेडिंग, उसके जस्ट बाद लिखना ओमीय चालक वे चालक हैं। क्या लिखोगे, ओमीय चालक वे चालक हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बनेगा। और इसमें लिखेंगे, इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ, धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ। आप कहोगे जैसे ये ग्राफ पेपर है, एक पर ऊपर की तरफ ये वर्टिकल लाइन पर आप लिख दोगे जैसे विभवांतर, और यहाँ लिख दोगे धारा। जैसे जैसे धारा बढ़ाओगे वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। देखो धारा का मान इधर 1 एम्पियर था, इधर 2 था, 3, ये बढ़ता जा रहा, तो ऊपर की तरफ भी तो ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो इसमें धारा जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 एम्पियर धारा बहाई, तो यहाँ पर 1 वोल्ट का उत्पन्न हो गया। 4 एम्पियर बहाओगे तो इधर 4 वोल्ट का या 2 वोल्ट का उत्पन्न हो जाएगा। तो इन जब पॉइंटों को मिलाया जाता है तो ऐसे करके ये पॉइंट मिलेंगे, ये इधर का इधर इधर कटेगा, ऐसे करके सारे कटिंग पॉइंट को या जो आपके प्रतिच्छेद बिंदु हैं उन सारे प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला दोगे तो एक सरल रेखा मिल जाती है। आया समझ में? तो इसे लिखेंगे, इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या लिखोगे, इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। फिर से समझो, पूरा फिर से बताते हैं। ओमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, जैसे इनके मध्य, सॉरी जैसे नहीं, अभी एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर लिखेंगे इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ। तो एक तरफ ग्राफ में क्या आ जाएगी, धारा, और इधर क्या आ जाएगी, आई, इधर आ जाएगा विभवांतर, और इधर आ जाएगा ये भी। तो यहाँ पर धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा। आप कहोगे कैसे सरल रेखा बेटा, जैसे ये 0 है, ठीक है ना,
इधर कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, ठीक है ना, इधर 4 एम्पियर। अब देखना, मान के चलो 1 एम्पियर धारा बहने पर मान के चलो आधा वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हुआ था, तो बिल्कुल। अब 2 एम्पियर बहने पर कितना वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट। जब इन पॉइंट को मिलाया जाता है तो ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे, आपको मिलते जाएंगे ऐसे। देखो 2 एम्पियर बहाने पर कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। तो ऐसे सारे पॉइंट, तो ये जितने भी प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन पॉइंट हैं या जहाँ इंटरसेक्ट किया, इन सारे पॉइंट को जब मिलाओगे तो एक सीधी लाइन मिल जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ। तो ये लाइन थोड़ी गाढ़े से बना देना, अंदर की बनेगा। तो इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, बनेगा। बस इतना लिख दीजिएगा इसमें, ये आसानी से आपसे बनने लगेगा। अब देखिएगा, अब आता है नॉन ओमिक कंडक्टर। अच्छा, इसमें आप कहोगे एग्जाम्पल में जैसे, तो सभी धातुएं ओमीय चालक होती हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे, सभी धातुएं, क्या लिखोगे, सभी धातुएं क्या होती हैं बेटा, ओमीय चालक होती हैं। तो केवल धातुओं को ही लिखना है, सभी धातुएं ओमीय चालक होती हैं, बनेगा। पहले इसकी परिभाषा, बे चालक जो ओम के नियम, बे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। फिर लिखोगे इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा मिलता है। फिर लिखोगे जैसे सभी धातुएं ओमीय चालक हैं, और ये उसका ग्राफ बना दीजिएगा, बनेगा। चारों चीजें, पहली परिभाषा, दूसरी आई और बी के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा, तीसरा इसका चित्र बना देना, और सबसे नीचे लिख देना सभी धातुएं ओमीय चालक होती हैं। आप कहोगे विद्युत अपघट्ट नहीं होते हैं ओमीय चालक, ट्रांजिस्टर नहीं होते हैं, डायोड नहीं होते हैं। ट्रांजिस्टर और डायोड ये नई चीजें सुनने को मिली हैं, ये आपको आगे चल के पढ़नी पड़ेंगी। अभी तो समझ लीजिएगा कि डायोड, और क्वेश्चन आता है ओमीय चालक है, पहला आएगा डायोड, फिर आएगा ट्रायोड, फिर आएगा ट्रांजिस्टर, और एक जगह लिखा होगा तांबे का तार। तो बेटा तांबे क्या होगा, धातु, और धातु क्या होती है, ओमीय चालक। तो तांबे के तार पर आप क्लियर टिक कर दीजिएगा कि तांबे का तार या जो कॉपर वायर होता है वो क्या होता है, ओमीय चालक। तो सभी कॉपर वायर पर टिक कर देंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड इन सबको हटा देंगे, इनको नहीं टिक करेंगे, बनेगा। अब आता अनुमीय चालक। तो अनुमीय चालक में क्या लिख दोगे, अनुमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, बस इतना सा यहाँ पर आएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर या अन ओमीय चालक क्या आ जाएगा बेटा, अनुमीय चालक। में फिर से लिख देता हूं, अन ओमीय चालक, अनुमीय चालक क्या लिखोगे, अनुमीय चालक ऐसे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, डैश करके लिख दोगे। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो वो अनुमीय चालक कहलाते हैं। फिर लिखोगे इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा ना प्राप्त होकर वक्र प्राप्त होता है, ऐसे वक्र बना देना बस, बनेगा। यानी आई बढ़ेगी तो ये जरूरी नहीं कि भी बढ़े, एक समय तक भी बढ़ता है, फिर आई के साथ ही भी आई बढ़ेगी, लेकिन भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर आता है आई और भी, बनेगा। एक जगह क्या आ जाएगा, आई और भी। या आप ऐसा बना सकते हैं, इधर क्या आई, धारा बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी, लेकिन एक समय के बाद विभवांतर बढ़ते बढ़ते क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो ऐसे बना देना, आई और बी के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या होता है, मध्य आई और बी के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा ना प्राप्त होकर क्या प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। अनुमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसमें धारा, फिर लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, इसमें धारा और विभवांतर के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा ना मिलके क्या मिलता है, एक वक्र प्राप्त होता है। फिर लिखोगे अगला, ये चित्र बना दोगे बढ़िया सा, अच्छा शानदार। फिर इसके बाद यहाँ पर धारा लिख देना, यहाँ विभवांतर लिख देना, ऐसे एरो बना देना ऊपर की तरफ, इधर ऐसे एरो बना देना। और फिर इसके बाद नीचे लिखना सभी विद्युत अपघट्य ट्रांजिस्टर डायोड ट्रायोड क्या होते हैं, अनुमीय चालक के उदाहरण है। चालक तो हैं, लेकिन कौन से चालक हैं, अनुमीय चालक। धारा तो बहेगी, लेकिन कैसे होंगे वो, अनुमीय चालक। धातुओं को छोड़कर जितने जो बच जाए, डायोड ट्रायोड ट्रांजिस्टर विद्युत अपघट्य सब के सब कैसे हैं, अनुमीय चालक है। आया बेटा समझ। इसके बाद कल अपन को पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। कल इसका शानदार सा वीडियो आपको मिल जाएगा, और शायद इसके बाद किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन सेतु बचेगा इसमें, तो अगली क्लास में वो अगली जो नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड होगा उसमें आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसके बाद ओम का नियम इन दोनों में लगेगा, और इन दोनों को अपन निकाल देंगे अगले वीडियो में। फिर उसके अगले वीडियो में बेटा एक किरचॉफ करके एक साइंटिस्ट थे,
और एक व्हीटस्टोन करके साइंटिस्ट थे। तो इन दोनों के नियम या लॉ, या व्हीटस्टोन ब्रिज बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन दोनों को पढ़ने मिलेगा। फिर इस अध्याय का ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट बड़ा छोटा सा है और उसको एक ही दिन में बहुत तरीके से समझाएंगे, शायद 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, तो करीब 1 या 2 क्लास में वो भी आपका खत्म कर देंगे। तो ऐसे करके अभी 4 दिन और मानो कि इस चैप्टर में लग जाएंगे और इस चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घर पे पढ़ाई कीजिएगा और खुश रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।